कितना आपके अंदर सिंपैथी और एम्पैथी का फैक्टर है टुवर्ड्स द एस्पिरेंट जो नहीं सक्सीड कर पा रहे। क्या आप उनको देखते हैं कि ये फेलियर है, ये कुछ नहीं कर सकते लाइफ में? तो आई यूज्ड टू फील, जैसे होता है ना कि इंसान थोड़ा इंफीरियर फील करता है कि यार मैं इतने अच्छे आंसर्स लिख पाऊंगा कि जो ये लिखेंगे इस लेवल पे आई मे नॉट रीच। तो वो फीलिंग तब थी, बट जब मेरा स्कोर आया है उसी पेपर में, मेरा 169 है, ऑल इंडिया हाईएस्ट है। हम ह्यूमंस हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा सेंसेस दिए गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दी प्रोवाइड करी गई हैं, हम कितना दूसरे को सर्व कर पा रहे हैं। यहाँ आप देखते हैं कि यार इन्होंने भी हार्ड वर्क करा, इनकी बस वो चीज़ फिट नहीं बैठी, इनको वो प्रोसेस में चाहे थोड़ा समझ कम आया या इनकी डेस्टिनी कम थी, बट दे आर इक्वली कैपेबल एंड दे माइट हैव मोर इंटेलिजेंस देन मी, बिकॉज ये इंटेलिजेंस का कभी भी एग्जाम नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टपरी टॉकीज विद मी निकिता। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। 10 साल यूपीएससी प्रिपरेशन को देने के बाद 3 बार प्रीलिम्स और 2 बार मेंस क्लियर नहीं कर पाए, एंड सैडली इन हिज लास्ट अटेम्प्ट ही मिस्ड द चांस बाय 11 मार्क्स। चलिए जानते हैं उनकी कोशिश, हार जीत और अटल आत्मा की कहानी। आई वुड लाइक टू वेलकम रजत संबियाल जी। हाय रजत जी, वेलकम टू टपरी टॉकीज विद निकिता। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने शो में, और उसके बाद मेरा जो पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा, जिससे ऑफ कोर्स यू वेंट वायरल। तो मेरा पहला सवाल है, 10 years of hard work ended in ashes, 6 UPSC attempts over, 3 times prelims failed, 2 times mains failed। इसकी कहानी 31 मई 2022 को आपने ये पोस्ट किया था 9:14 पे सुबह के। इसके पीछे की कहानी आई वुड लाइक टू नो। ऐसा था कि हम प्रिपरेशन जोन में ही थे एंड सोशल मीडिया से दूर ही थे, ट्विटर से, इंस्टाग्राम सब बंद ही किया हुआ था। बट मेरे फैमिली में मेरे मदर और मेरे मामू वो ट्विटर यूज करते रहते हैं एंड उनसे मैं इंस्पायर्ड था एंड मुझे लगा कि जब मैं रिजल्ट इस बार क्लियर हो रहा है, ऑप्टिमिस्टिक था एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि मेरा हो जाएगा। तो दो इट वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, बट गट फीलिंग आ रही थी कि हो जाएगा। बट तो उसके लिए मैंने 2 फोटोज जो डाली है यही सेव करके रखी हुई थी एंड नोट्स में अपना एक ट्वीट बनाया हुआ था, इसी पैटर्न पे था, बट इट वाज अ पॉजिटिव ट्वीट इन द सेंस कि उसी में सिलेक्शन का लिखा हुआ था, आई हैव नाउ गॉट दिस रैंक, ये वो। तो वैसा कुछ हुआ नहीं, रैंक आया नहीं। तो इसके पिछले दिन रिजल्ट आया था बेसिकली। तो नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मैंने कहा कि नाउ अब एक डिफरेंट स्टोरी स्टार्ट हो रही है लाइफ की। मुझे लग रहा था सिलेक्शन हो जाएगी, देन इट वुड हैव बीन आपके माइंड में स्टोरी होती है कि सिलेक्शन होएगी, देन आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, ऐसे। तो वो चीजें नहीं हो पाई हैं। अब कुछ और ही करना है लाइफ में, क्योंकि अब मेरे पास और अटेम्प्ट्स तो थे नहीं। सो आई थॉट कि, एंड उस वक्त मेरे साथ लोग भी कनेक्टेड नहीं थे किसी भी ट्विटर पे या कहीं पे भी। तो मुझे लगा कि जो भी मैंने जर्नी करी है, नाउ इट हैज एंडेड फाइनली, तो आई वांट इट टू बी known to my followers, though they were 19 फॉलोअर थे। तो चलो जिनके लिए भी, अपने लिए एक जैसे होता है ना, हम कभी कभी पोस्ट पुट इन करते हैं, अपने लिए करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, हम जस्ट कि हमारी मेमोरी में कभी हम वापस स्क्रॉल करेंगे, अच्छा इस दिन हम यहाँ थे, या जो भी है। उस तरीके से मैंने एक पोस्ट किया एंड वो विद द ग्रेस ऑफ गॉड अनफॉर्चुनेटली वो वायरल हो गया बहुत ज्यादा। एंड उसके बाद लोगों ने इसमें जो लास्ट लाइन है, एंड स्टिल आई राइज, उसको बड़ा पॉजिटिवली लिया। मुझे बहुत यूट्यूब्स पे, या आप लगाइए आरजेस या और भी मीडिया चैनल्स, एनडीटीवी एंड ऑल, उन्होंने कवर किया एंड दे सेड कि हाउ डू यू फील पॉजिटिव इवन आफ्टर, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो जब वो देखता है कि यार इसके साथ ये हो गया एंड स्टिल ही इज पॉजिटिव, तो वो इंस्पायर होने की कोशिश करते हैं। हम कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी भी लेना चाहते हैं लोगों से। तो वो लोग पॉजिटिविटी उस चीज से लेने शुरू कर गए। मैंने भी उस चीज को स्प्रेड करा कि हाँ, लाइफ में किसी भी चीज में, प्रोफेशनली, पर्सनली, कोई भी हम काम कर रहे हैं, देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी कि वो सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है। बट हमें जब सही जा रहा है तब तो हम ठीक है सब, बट जब गलत जा रहा है उस सिचुएशन में भी अपने आप को स्टेबल रखना, अपने आप पे विश्वास रखना, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली लेना, वो एक मैसेज में स्प्रेड करना चाहता था। और वो आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड मोर एंड मोर जब तक मुझे मतलब कि जितना मेरे को मौका मिलेगा, क्योंकि उसके बाद मेरी काफ़ी इंटरेक्शंस लोगों से रही एंड सबको कुछ ना कुछ ट्रबल्स हैं लाइफ में। तो अगर आप किसी को थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी दे पाओ एंड होप दे पाओ, मुझे लगता है वो करते रहना चाहिए। कुछ एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने 1 या 2 अटेम्प्ट ही दिए और नहीं कर पाए, बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, और वो अभी भी, आई मीन मैं उनसे बात करती हूँ, दे आर सो डिप्रेस्ड। और इवन मैं भी उनको समझाती हूँ कि ऐसा क्या हो गया यार, ठीक है कुछ और कर लो, तुम्हारी तो अभी जिंदगी भी खत्म नहीं हुई है, यू आर इन योर 20s और अभी तुम कर सकते हो। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा उन लोगों के लिए आप क्या, बिकॉज आपने तो 10 साल दिए थे, फिर भी जैसे सब कहते हैं कि यू हैव राइज्ड अगेन एंड ब्रिलियंटली,
तो आप इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स बहुत लोगों के लिए, उनके लिए नहीं जो एग्जाम में नहीं कर पाए, बल्कि मैं तो ये कहूँगी उनके लिए भी जो एग्जाम में कर पाए हैं, उनके लिए भी यू आर एन इंस्पिरेशन। तो उन लोगों के लिए क्या कहोगे जो बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं सिर्फ 2 अटेम्प्ट देने के बाद? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि काफ़ी एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट्स दिए एंड नहीं हो पाए। मेरे साथ भी ऐसा ही था कि लाइफ में उससे पहले अगर मेरी जर्नी थी 10th क्लास 12th क्लास, हर एक में टॉपर रह रहे हैं, अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, कभी फेलियर ऐसा देखा नहीं था। जब फेलियर्स आने स्टार्ट हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान के अंदर वो एक विल है जो उसने एक्सप्लोर नहीं करी हुई, जो उसको किसी भी सिचुएशन में विदस्टैंड करा सकता है। अगर आप ह्यूमंस की बात करो, वी हैव सर्वाइव्ड इन द कोल्ड एरा। हम कोल्ड क्लाइमेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं, राजस्थान की गर्मी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, हम हाई ऑल्टीट्यूड्स में सर्वाइव कर सकते हैं, लो ऑल्टीट्यूड्स में अंडर वाटर सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो सब इंसान के अंदर है, बस वो कुछ चीज़ें होती है वो अनएक्सप्लोर्ड होती है, हमें पता नहीं होती हैं। तो मेरा उनको यही कहना यही है कि वो उनको इंटरनल करेज खुद लानी पड़ेगी। पीपल गो टू साइकेट्रिस्ट, ठीक है, वो मेंटल सिनेरियोज में जब उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। मैं ये नहीं रिकमेंड करता नहीं चाहिए, बट मेरा यही रिकमेंडेशन है, रेदर देन गेटिंग ऑन द मेडिकेशंस यू शुड ट्राई टू फाइंड द करेज इन योर ओन सेल्फ। एंड हमें लगता है कि हमारा दुख ही सबसे बड़ा है, हर एक इंसान को यही लगता है, बट ऐसा नहीं है। लोगों को कुछ आपसे 100 टाइम्स ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं एंड कुछ को आपसे 100 टाइम्स बेटर लाइफ भी हो सकती है, बट आपकी अपनी एक इंडिविजुअल लाइफ है एंड उसके बेसिस पे आपको उसमें पॉजिटिव ही रहना चाहिए। वट एवर द गुडनेस, वट एवर द बैड सिनेरियोज यू आर इन, यू शुड ट्राई कि आप उस सिनेरियो में पॉजिटिव रह के ही सर्वाइव करें, क्योंकि यू विल क्रिएट ए गुड थिंग आउट ऑफ इट। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो एटलीस्ट आप, अगर आपको लग रहा था मैं इस लेवल पे जा गया हूँ, तो आप पॉजिटिव रह के मेहनत कर करके चलो थोड़ा ऊपर आएंगे, थोड़ा और ऊपर आएंगे। एंड हर एक को प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं एंड इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन, एक्सटर्नल ठीक है, आपने कुछ सुना, आपको लगा, आपको इंस्पिरेशन आई किसी से, बट इंटरनल विल तो आपको अंदर से फाइंड करनी पड़ेगी एंड वो सबके अंदर है, ठीक है, बस अनएक्सप्लोर्ड होती है। ओके, तो बहुत ही एक डीप सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आपका लास्ट अटेम्प्ट था ऑफ कोर्स, और उसके बाद आप 11 मार्क्स से रह गए इंटरव्यू में, वो उस टाइम की फीलिंग क्या थी कि आई मीन उस टाइम आप क्या फील कर रहे थे, और क्या आप उससे किसी और एस्पिरेंट को मैसेज देना चाहोगे? देखिए, फीलिंग तो ऑब्वियसली एक तो रहेगी कि आप सक्सीड नहीं कर पाए तो आपको लगेगा कि जो मेरी जर्नी थी उसमें मैं एंड पॉजिटिव रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाया अपने लिए, एंड एक जो आप लाइफ इमेजिन कर रहे होते हैं वो नहीं हो पाई। रियलिटी इज़ डिफरेंट नाउ, जो आप सोच रहे थे उससे। तो बट मुझे ये भी पता था कि इतनी मेहनत करी है तो कुछ ना कुछ तो फल अच्छा ही मिलेगा, एंड अगर अपने मन से नहीं हुआ है, जो ऊपर वाला करेगा, आई हैव ए डीप बिलीव इन गॉड एंड आई फील लाइक कि वो अच्छा ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में अब कुछ भी नहीं होएगा। आई जस्ट हैव टू मेक समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट, जो मैंने नहीं सोचा है हुआ है और जो मुझे अब करना पड़ेगा एवरी डे। तो लाइफ में हम बड़ी बारी ऐसे सिनेरियोज में पड़ जाते हैं जहाँ पे हमें जो हमने प्लान किया होता है वो नहीं चलता है, ठीक है, तो हमें न्यू प्लान करना पड़ता है। तो लाइकवाइज मैंने ये सोचा था कल से अब न्यू प्लान करना, बट एक पॉजिटिव विजन से करना है। ऐसा नहीं है कि मैं पीछे रिजल्ट को कोसता रहूँ। पास्ट से हमें लर्न करना चाहिए, पास्ट में जीना नहीं चाहिए, ठीक है, जीना हमें प्रेजेंट में ही चाहिए एंड फ्यूचर को बेटर करने के लिए वर्क करना चाहिए। तो यही विजन थी मेरी उस वक्त। तो आपकी जो ड्रीम था यूपीएससी या आईएएस बनने का था, राइट? तो वो कहाँ से आया था? आपने ये जर्नी शुरू कैसे की थी? आप अब शुरुआत से शुरू करते हो। कॉलेज के दौरान ही ये मतलब कि ऐसा नहीं था कि मेरे को पहले से पता था कि सिविल सर्विसेज क्या होता है एंड आईएएस क्या आईपीएस क्या है, बट कॉलेज के दौरान ही पता लगा। मेरे फ्रेंड्स थे एंड उनको काफ़ी नॉलेज थी, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर जब आप कॉलेज में जाते हैं तो दे स्टार्टेड शोइंग द विजन कि ऐसे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं एंड बीइंग क्यूरियस टू लर्न मोर। तो मेनली मेरा रहा यही था कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आता था। आज भी अगर होता है ना कि आप कुछ अच्छी बुक पढ़ ले तो आपको गूज़बम्प्स आ सकते हैं, तो वो मेरे साथ होता है, अभी भी होता है। अच्छा। तो उसी कारण मैं इस प्रोसेस में आया था एंड इसमें बहुत अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखा एंड चाहे पॉलिटिकल साइंस मेरा ऑप्शनल रहा, फिर एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल रहा, उसके अलावा जो जीएस के सब्जेक्ट्स थे देवर मल्टीट्यूड, मतलब कि इतनी वैरायटी पढ़ने को मिल जाती है, मुझे नहीं लगता किसी और प्रोसेस में इतना ज़्यादा वास्ट पढ़ने को मिलेगा एंड उस चीज़ में मज़ा आता रह गया एंड मैं फिर इस जर्नी की तरफ आया एंड देन मैंने देखा कि इस जर्नी में जो आफ्टर क्लियरिंग यू गेट ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप सरकार के रिसोर्सेज, सरकार की चीज़ों को यूज़ करके लोगों तक पहुंचा सकते हो अच्छे तरीके से। एंड मेरी जो देयर इज़ वन कंसेप्ट ऑफ सोल सेटिस्फैक्शन एंड आई फाइंड कि मेरी जो सोल सेटिस्फैक्शन है वो सर्विंग द पीपल है, उसमें मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो तभी मैं इस प्रोसेस में इतना लंबा तक सस्टेन कर पाया।
ओके, सो जैसे कि आप इसमें जैसे कि आप इस एग्ज़ाम में नहीं कर पाए थे, तो सबसे बड़ा आपके लिए इन्फ्लुएंस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुआ? आपके लिए इंस्पिरेशन क्या है फ्रॉम दिस फेलियर आई वुड से? उस वक्त जैसे कहते हैं ना कि ज़ख्म मलहम बन जाता है, तो इस ज़ख्म में आपका मलहम किस चीज़ को आपने मलहम बनाया? जैसे अब इसमें अगर डिफरेंट थ्योरीज एंड फिलोसोफर्स जैसे होते हैं तो उनसे आप कुछ ना कुछ इंस्पायर हो रहे होते हो। तो अगर आप स्टोरी देखोगे महात्मा गांधी की, अगर आप स्टोरी देखेंगे नेल्सन मंडेला की, अगर आप स्टोरीज देखोगे यूएस प्रेसिडेंट्स थे, तो उनमें दे ऑल फेस्ड वेरियस लेवल ऑफ ट्रबल्स, ठीक है, उनकी लाइफ में भी हार्डशिप्स रही। तो उनका सोर्स जो उनका भी कहीं ना कहीं टू सर्व द पीपल ही सोर्स था, उनके अंदर भी कोई एक मोटिवेशन सोर्स आती होगी ना, क्योंकि अगर गांधी जी को देखेंगे तो वो इतने साल स्ट्रगल करते रहे फॉर द एम ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो उनको एंड में मिल रहा है, एंड कोई श्योर भी नहीं होता यू मे डाई अर्ली देन द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो लाइकवाइज मुझे ऐसा लगा कि ये सब लोग भी तो हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, बाकी लोग भी तो हार्डशिप फेस कर रहे हैं। तो जो सर्विस थी, द सर्विस, जैसे मेरे को पुलिस सर्विस का शौक था एंड अभी मैं उसी में ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे ये था कि इस सर्विस में अपॉर्चुनिटी बहुत है अच्छा काम करने की, अच्छे तरीके से लोगों तक चीज़ें पहुंचाने की, एंड विद माई क्वालिटीज़ आई थॉट कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, एंड अभी कितना कर पाऊंगा वो तो काम करके पता लगेगा, बट मुझे ऐसा फीलिंग थी कि आई कैन सर्व वेल। तो वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन हमेशा रहा, एंड गांधीयन होता है, वो कंसेप्ट होता है कि अगर आप कभी भी किसी क्राइसिस में फंसे हैं, ठीक है, सो जो वीकेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ है ना, अगर उसको आप एक डिसीजन के थ्रू हेल्प कर पा रहे हैं तो टेक दैट डिसीजन। तो मैं तभी इस डिसीजन पे स्टिक रहा, एंड जब यूपीएससी नहीं हुआ उसके बाद मैंने एक्सप्लोर भी करा। मैंने पब्लिक पॉलिसी की फील्ड थी, जो आपको बताया, पीएम अवार्ड्स में मैंने काम करा सिविल सर्विसेज डे में। तो बट मुझे वहाँ पे भी जाके यही फील हुआ कि आई नीड टू गो बैक टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज एंड स्टेट पीसीएस को अच्छे तरीके से करता हूँ, एंड पुलिस सर्विस में जाके मैं सर्व करना चाहता हूँ। तो वो हमेशा से इंस्पायर करती रही चीज़ें। बाकी आप एवरीडे इंस्पिरेशन अपने फैमिली से भी लेते हैं, आप अपने फ्रेंड से भी लेते हैं। आप जैसे मेरी फैमिली में मेरी एल्डर सिस्टर है, उनको भी काफ़ी ट्रबल रही अपने गोल्स अचीव करने में, बट फाइनली उन्होंने भी क्लियर करे एग्जाम्स। तो उनसे भी आप इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं। शी वाज आल्सो स्ट्रगलिंग एंड शी वाज आल्सो हैविंग ट्रबल्स टू सक्सीड इन लाइफ, तो उसने उस चीज़ में सक्सेस पाई, एंड नाउ शी इज आल्सो वर्किंग। तो ऐसे आप इंस्पिरेशन किसी से भी ले सकते हैं क्वालिटीज़ में। तो इतने 10 साल की प्रिपरेशन में आपने ऑफ कोर्स एकेडमिकली तो आपने बहुत कुछ सीखा है, इमोशनली और मेंटली आपने अपने आप को कैसे ग्रो किया है इन दिस 10 years? हाँ, ये एंड दैट्स आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एस्पिरेंट। या ये मुझे लगता है कि ये सबसे लीस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग होती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, सब फोकस करते हैं कि हाँ यूपीएससी क्लियर कर दिया है, कि आपका आईक्यू अच्छा है या आपका ईक्यू अच्छा है, ठीक है, तभी आप क्लियर कर पाए हैं इस एग्ज़ाम को। बट मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें वन पार्ट है, देयर इज अनदर पार्ट कि आप कितना इमोशनली एंड मेंटली स्टेबल हो पाए प्रोसेस में। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं बाय बर्थ इवॉल्व हो चुका था, ऐसा नहीं था। कॉलेज टाइम में भी हम भी इवॉल्व हो रहे थे, उसके बाद भी इवॉल्व हो रहे थे। लाइकवाइज मैं बोलूँगा जब प्रोसेस के दौरान आपकी कुछ चीज़ें एग्जैजरेट भी हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप में अगर एंगर इश्यूज हैं वो एग्जैजरेट हो सकते हैं, अगर आपके अंदर एंजाइटी है वो एग्जैजरेट हो सकती है, ठीक है। देन अगर आपके अंदर कोई जेलस का फैक्टर है किसी से, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, साथ वाला पढ़ रहा है, वो क्लियर कर गया, आप क्लियर नहीं कर पाए, तो मे बी आप उस वक्त वो चीज़ें फील करें एंड आप उनसे बात करना छोड़ देते हैं। यूजुअली बहुत स्टोरीज हैं जिसमें आप फिर उनके साथ टच में नहीं रहते, या उनसे बात नहीं करते, या आप फील बैड करते हो, या आप ऐसा भी होता है कि कोई सिलेक्ट हो गया, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ है, जो सिलेक्ट हुआ है आप सोच रहे हो कि ये मेरे को तो अपने आप को बड़ा मान रहा है, वो चाहे नहीं मान रहा है, क्योंकि वो आपके अंदर के इंटरनल नेगेटिविटीज़ हैं जो आप उस पर इम्पोज कर रहे हैं। ही इज़ द सेम पर्सन। तो वो चीज़ें सबके साथ होती हैं बोल, बट अगर आप उन चीज़ों को कितना हद तक फिर ख़त्म कर पाए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं था तब मेरे में थी ये चीज़ें, बट अब अवेयर होने के बाद मैंने इसको काफ़ी हद तक इन चीज़ों को निगेट कर दिया है। दैट इज़ अ बेटर एवोल्यूशन। आप इमोशनली कैसे हो गए हैं, एंड कितना आपके अंदर सिंपैथी और एम्पैथी का फैक्टर है टुवर्ड्स द एस्पिरेंट्स जो नहीं सक्सीड कर पाए। क्या आप उनको देखते हैं कि ये फेलियर्स हैं, ये कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, या आप देखते हैं कि यार इन्होंने भी हार्ड वर्क करा, इनकी बस वो चीज़ फिट नहीं बैठी, इनको वो प्रोसेस में चाहे थोड़ा समझ कम आया या इनकी डेस्टिनी कम थी, बट दे आर इक्वली कैपेबल एंड दे माइट हैव मोर
इंटेलिजेंस देन मी, बिकॉज ये इंटेलिजेंस का कभी भी एग्जाम नहीं है और ना था और ना होगा ये, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। तो आईक्यू का मैं इसको कभी जज नहीं करता कि कोई अगर सिलेक्ट हो रहा है तो उसका आईक्यू अच्छा और कोई अगर सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आईक्यू नहीं अच्छा। इन चीज़ों पे आप कितना उनके साथ सिंपैथी एम्पैथी रख के उनको सपोर्ट कर रहे हैं मेंटली, या अब आई कैंट सपोर्ट देम मतलब कि फाइनेंशियली, बट आई कैन सपोर्ट देम मेंटली ना, तो वट एवर लेवल आई कैन सपोर्ट देम, आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर अच्छी इवॉल्व हो गई हैं, मुझे लगता है इट्स this process is good if it makes you a good human. So tell me some unexpected discoveries जो आपने अपने अंदर महसूस करी in these years. It's a tough question. एक होता है ना कि अच्छा चलो मैं इसको इजी करती हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर जब आप प्रिपेयर करने लगे तो आप एक अपने जो इंटरनल आपकी जो पर्सनैलिटी है मेंटली इमोशनली या जो भी है वो वर्सेस जो आपकी 10th ईयर जो आप एक पर्सनालिटी हो अंदर से, उसमें क्या आपको फर्क लगा एक मेजर? बहुत फिनोमिनल फर्क है, मुझे तो लगता है मैं वो हूँ ही नहीं जो मैं हूँ, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल एनहांस हो जाता है मल्टीफोल्ड अगर आप पॉजिटिवली प्रोसेस में कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस की जो डेरिवेशंस आएंगी आपके नॉलेज से आएंगी। जब आपकी नॉलेज अच्छी हो चुकी है, ठीक है, आपका एक्सपोजर अच्छा हो चुका है, तो आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली राइज हो सकता है। मुझे नहीं लगता मैंने कभी लाइफ में सोचा भी था कि आई वुड बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरास एंड स्पीकिंग, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आई हैड ए फियर ऑफ गोइंग टू द स्टेज एंड स्पीकिंग आल्सो, ठीक है, कॉलेज टाइम पे, कि आई वाज नॉट कि जो कहीं भी जाएगा आउटस्पोकन, वैसा नहीं था, बट ये प्रोसेस में इवॉल्व हुआ, ठीक है। आपको इंटरव्यूज देने हैं यूपीएससी के भी, वहाँ पे जाके बोर्ड के सामने इंटरव्यू देना, आप अपने पर्सनालिटी पे काम करते हो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहाँ से इम्प्रूव हुई। मेरा ऑब्जेक्टिव अच्छा था, मैथ्स का एप्टीट्यूड अच्छा था, बट वो इस प्रोसेस में ज्यादा काम का नहीं है। सिर्फ एक सीसैट का पेपर है, वो भी ऑप्शनल पेपर है क्वालिफाइंग, उसके अलावा सिर्फ जनरल स्टडीज पढ़नी है किया। तो वो जनरल स्टडीज मेरी कोई इतने अच्छे लेवल की नहीं थी जब मैं कॉलेज जा रहा था, तो मुझे वो एनहांस करनी पड़ी। ऐसा भी नहीं था कि मैं बचपन से न्यूज़पेपर्स पढ़ रहा था, रेयरली मैंने लाइफ में कभी न्यूज़पेपर्स पढ़े होंगे। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो मेरे को कोई करंट, मैंने आई वाज जस्ट इनटू एकेडमिक्स की 10th का सिलेबस है तो 10th का सिलेबस पढ़ना है, 12th का सिलेबस है 12th का सिलेबस, तो फिर आप फिर वो सारा कॉलेज में इवॉल्व किया। अच्छा, एंड उसके बाद मैंने बस देयर इज ऑलवेज मेरे अंदर अभी भी है कि विल टू लर्न, ठीक है, फ्रॉम पीपल, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम एनीथिंग, व्हाटएवर आई फील लाइक कि मैं सीखूं, मैं सीखता रहता हूँ। तो वो उस चीज़ ने मुझे हेल्प करी कि मेरे को जनरल स्टडीज़ पूरा पढ़ना पड़ा, मैंने पढ़ा। ऑप्शनल मुझे नहीं पता था एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है। जब मैं एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट मैं सच बताऊं, ये तो मुझे भी आज तक नहीं पता। मैं आई बीन इंटरव्यूइंग सो मेनी टॉपर्स फॉर लास्ट 3 इयर्स, लेकिन मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया। तो मैं आपकी मैंने सुना है जो आपकी बुक है आपने लिखी है, तो शायद मुझे उससे कुछ हेल्प मिले, आप बताएंगे उसके बारे में? मैं आपको शो कर देता हूँ, ये मेरी किताब है एंथ्रोपोलॉजी एग्जेम्प्लीफाइड। इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरे सिलेबस को किया हुआ है, तो 340 से 7 ज्यादा क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशंस डाली हुई हैं, टेबल फ्लो चार्ट्स, ताकि आंसर्स अच्छे लगें। तो 150 से ज़्यादा इलस्ट्रेशन है, केस स्टडीज़ हैं कि कैसे हमारा जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बहुत ही ना लोग सोचते थे ऑब्सोलीट सब्जेक्ट है, इसका कोई करंट रेलेवेंस नहीं है, तो कैसे ये करंट रेलेवेंस से रिलेट होगा, करंट चीज़ों से रिलेट होगा, ठीक है। जैसे आप कुछ भी लगाइए, काशी और तमिल का संगमम हुआ, वो हम कैसे इस सब्जेक्ट में रिलेट कर सकते हैं, वो मैंने उसको केस स्टडीज़ की फॉर्म में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के साथ जोड़ा हुआ है। एंड मोर ओवर जो भी यूपीएससी के पिछले अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने इसमें कवर करके डाले हुए हैं। एंड कुछ हमारे, मैं JNK से आता हूँ और मैंने JKPSC क्लियर करा है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर है कि वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड एक चैप्टर डाला हुआ है। तो ये मैंने प्रोसेस के दौरान ही, मैंने कभी नहीं सोचा था, एंड ये भी चीज़ है, जैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंटरव्यूज ऐसे दे रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसे किताब भी लिखूँ, ठीक है, कोई ऐसा नहीं था लाइफ में टू डू, बट ये नेचुरली मुझे लगा कि मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर था यूपीएससी में, जिस अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं करा था, मेरा ऑल इंडिया हाईएस्ट था, 307। ओह माय गॉड, 307 आउट ऑफ 500 मेरा स्कोर था। पेपर 1 में 169 थे। आपका जितने साल भी आपने प्रिपेयर किया था, सो दिस ये आपका सेम था, आपने ऑप्शनल अपना चेंज नहीं किया था, और यू हैव चेंज्ड? नहीं, आई हैव चेंज्ड। इनिशियली मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, उससे मैंने एंथ्रोपोलॉजी चेंज करा था। मुझे उस पर थोड़ा होल्ड कम आ रहा था, आंसर्स लिखने में मुझे इशू आ रहा था, तो आई थॉट कि मेरे को एक चेंज चाहिए, इसमें मैंने चेंज करा, एंड इसमें फिर आस्ता आस्ता ग्रो करा। एंड अब आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैं कोचिंग करने गया, इसकी मैंने कोचिंग ली, वहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे थे जो एम से थे, ठीक है, MD पोस्ट MD थे। अच्छा। और हमारा एक सेक्शन होती है पेपर 1 में ही, बायोलॉजिकल सेक्शन,
तो आई यूज टू फील, जैसे होता है ना कि इंसान थोड़ा इंफीरियर फील करता है कि यार मैं इतने अच्छे आंसर्स लिख पाऊंगा कि जो ये लिखेंगे, ये डॉक्टर हैं वो भी इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, अगर जीन मैपिंग पे जेनेटिक्स पे क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या लिख पाऊंगा इनके सामने, ठीक है। आपको फील आएगा कि जितना मर्जी पढ़ लूंगा बट इस लेवल पे आई मे नॉट रीच। तो वो फीलिंग तब थी, बट जब मेरा स्कोर आया है उसी पेपर में मेरा 169 है और ऑल इंडिया हाईएस्ट है, तो मैं देन आए उस प्रोसेस के दौरान भी पता लग गया था एंड उस चीज़ से वो इलस्ट्रेट हो गया कि यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ इफ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, ठीक है। अगर आप हार्ड और थोड़ा सा स्मार्ट भी करना पड़ेगा कि अगर आपको पता है कि क्वेश्चंस इस टाइप के आ रहे हैं और इस टाइप के आंसर्स की डिमांड है तो वही करिए ना, ठीक है। सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होगा, थोड़ा सा उसको स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस के दौरान ही आई। अब ये बुक लिखने के या आप बताइए इंटरव्यू देने इसका, या आप लगाइए कि नॉलेज एनहांसमेंट्स का प्रोसेस एंड इमोशनल स्टेबिलिटी ऑल्सो, ये प्रोसेस के दौरान ही चीज़ें मुझे समझ में आई हैं। सो रजत जी, इस एग्ज़ाम के बाद जो पूरी जर्नी के बाद मैं कहूँगी, आपके लिए सक्सेस और अचीवमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है अब, या वो पहले क्या थी और या फिर अब क्या है, क्या चेंज आया है उसमें? पहले कहीं ना कहीं हम जस्ट एक रिजल्ट को ही सक्सेस मानते थे लाइफ में, ठीक है। मैं भी वैसे ही था कि 12th में अगर जो सबसे अच्छा रैंक ला रहा है सबसे सक्सेसफुल इंसान है। एंड लाइकवाइज फिर आपके पैरामीटर्स हो सकते हैं कि कोई जैसे अब हम प्रोसेस में रहते हैं, एग्जामिनेशन में रहते तो हम एग्जाम में ही रैंक 1 को सबसे सक्सेसफुल मानते हैं, ठीक है। वो सक्सेसफुल ज़रूर है एक एग्जामिनेशन में, नो डाउट, हम उसको निगेट नहीं कर सकते। कोई रैंक 1 है तो he or she is the most successful person in that examination, but I think there is a life beyond it, much more beyond it, and which relates to your peace, which relates to your happiness, and जो अब मेरे जो डेफिनेशंस में पैरामीटर्स थोड़े से हैं जो इवॉल्व होते रहेंगे लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आज एब्सोल्यूट आई एम स्पीकिंग अबाउट, मेरे भी इवॉल्व होंगे विद टाइम। तो जो आज के सिनेरियो में मुझे लगता है कि द पर्सन हु हैज द विल टू सर्व अदर्स, सेल्फ सर्विस तो एक एनिमल है, एनिमल एग्जिस्टेंस में एक एनिमल भी अपने आप को सर्व करता है, पूरे दिन सर्व कर पाता है। बट हम ह्यूमंस हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा सेंसेस दिए गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं। हम कितना दूसरे को सर्व कर पा रहे हैं, हम कितना एक नेगेटिव सिनेरियो में भी पॉजिटिव रह पा रहे हैं, ठीक है। हमारी लाइफ में हम कैसे दूसरे को ट्रीट करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप अच्छी पोजीशंस में हैं तब भी आप कैसे एक ह्यूमन है, ठीक है। अगर आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप कितना उससे ह्यूमनली टच कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना उसकी चीज़ों को समझ पा रहे हैं और कितना उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं जितना भी पॉसिबल है। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक डिफाइन करती हैं एक इंसान की सक्सेस को, ठीक है। तो जितना एवोल्यूशन उस चीज़ में हो रहा है तो मुझे उतना सक्सेसफुल लगता है। बाकी एक अगर देयर इज़ अ बैलेंस व्हिच इज़ रिक्वायर्ड, यू डू नीड मटेरियल थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। कौटिल्य की थ्योरी है, वो कहते हैं कि अर्था और कामा जो है वो भी इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है, विच मीन्स कि आपके पास वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, वर्ल्डली प्लेजर्स भी चाहिए, बट उनका ये मानना है कि ये आने के बाद आप कितना धर्म कर रहे हो, ठीक है, वो डिफाइन करेगा आप मोक्ष की प्राप्ति करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअली आप फिर उसके बाद कितना एक्टिव होकर काम कर रहे हो। एक इंसान जिसके पास फूड टू ईट नहीं है, ठीक है, तो वो तो उसी पे फोकस करेगा ना। हम उसको प्रीच नहीं कर सकते ये चीज़ की यू वर्क फॉर मोक्षा, ठीक है, अभी उसके लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट वंस यू आर गेटिंग इट वाया एनी मेजर, सरकार की स्कीम के थ्रू, अपनी मेहनत के थ्रू, किसी भी चीज़ से, उसके बाद आप कितना धर्म कर पा रहे हैं वर्ल्ड में आके, तो उसके बेसिस पे आई डिफाइन द सक्सेस ऑफ अ पर्सन, एंड मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती है। और एक मैंने 12th फेल में भी एक डायलॉग उनका जो लास्ट में मैंने सुना था कि जब उनसे जो पैनल पूछता है कि अगर आप IAS या IPS नहीं बने, आई मीन आप सिलेक्ट नहीं हुए सर्विस में, तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि मैं तो वो कैसे भी सर्व कर सकता हूँ, अगर मुझे अपनी कंट्री सर्व करनी है। इट्स नॉट कि मैं कोई मुझे कोई सर्विस मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से तो ही मैं सर्व करूँगा, मैं वैसे भी कर लूँगा, जैसे उन्होंने स्कूल का एग्जाम्पल दिया था। तो आई थिंक यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट कि इट्स नॉट ओनली कि UPSC क्लियर करने से ही आप इंडिया को सर्व कर सकते हैं। यू आर इन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विस एंड यू आर सर्विंग दिस कंट्री इन अनदर फॉर्म। सो मन में होना चाहिए। सो आई वुड लाइक टू मेंशन दिस, यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ
his dialogue. बट मैं इसको वैसे अपने पे पूरा एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं मानूंगा, क्योंकि Okay. मेरे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को इवॉल्व करके ठीक करनी है। एंड मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कंट्री में डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कोई फाउंडेशंस चला के, कुछ चैरिटी फाउंडेशन से, या कुछ NGOs के थ्रू, या कुछ अगर कॉर्पोरेट हाउसेस भी हैं जो बड़े बड़े, वो भी तो सर्विस ही कर रहे हैं। अगर वो टैक्स पे करते हैं, 30% टैक्स स्लैब या 50% टैक्स स्लैब्स में भी लोग होते हैं, एंड उसके थ्रू वो एक टैक्स पे कर रहे हैं, वो मैकेनिज्म के थ्रू एक पुअर पीपल को हेल्प हो रही है, किसी और की ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही है सरकार। तो ये सब मुझे लगता है कि इक्वली परफेक्ट एग्जांपल्स हैं जो सर्व कर रहे हैं। एंड जस्ट कुछ हमारे जैसे, हमारी सर्विस में हमें थोड़ा सा पब्लिक फिगर हम थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं, एंड थोड़ा सा पब्लिक के साथ कनेक्ट ज़्यादा होता है। बस यही है कि उन फिगर, जैसे कोई अगर एक कॉर्पोरेट में अच्छे में MNC में काम कर रहा है, उनका थोड़ा पीपल कनेक्ट नहीं होगा, बट वो भी इक्वली गुड कर रहे हैं। अगर हम बात करें जोमेटो की, ओला की, ऊबर की, ये सब ऑर्गेनाइजेशन सर्व ही कर रही हैं, सब हमारी ईजी कर रही हैं लाइफ ह्यूमंस की। मुझे लगता है एक इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। बट ये, हाँ, ये चीज़ इंसान के अंदर रहनी चाहिए कि जैसे होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, CSR, तो उसकी तरफ जैसे कॉर्पोरेट्स को रहना चाहिए। हम जब सर्व कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो इंटेंट रहनी चाहिए। एंड सर्विस सब कर रहे हैं, आप भी इक्वली सर्व कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके एक चीज़ें लोगों तक पहुंचाना भी एक सर्विस ही है। थैंक यू सो मच। इतनी इतनी अच्छी बातें वैसे मेरे लिए किसी ने कही नहीं, बट वो मेरे को भूल है कि मैं बार बार इस बात पर, सॉरी। इतनी अच्छी बातें, थैंक यू सो मच। आई वुड बी ग्रेटफुल कि अगर मैं किसी भी तरीके से एस्पिरेंट को थोड़ा हेल्प कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, सोसाइटल प्रेशर स्पेशली जब आप ये तैयारी करने लग जाते हो, या फिर आपकी एक होती है ना, आप ग्रो कर रहे हो, एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, विमेन के अलग प्रेशर होते हैं, क्योंकि अगर अच्छा नहीं हो रहा बेटा तो शादी कर देते हैं, व्हाटएवर, लाइक मेन के या लड़के के अलग स्ट्रगल्स होते हैं कि सेटल नहीं हो रहे हो, 10 साल इसको दे दिया या व्हाटएवर। तो ऐसा फैमिली प्रेशर एंड सोसाइटल प्रेशर क्या था आपके, और कैसे, हाउ डिड यू हैंडल ऑल दैट? फैमिली का ऐसा था कि दे वर सपोर्टिव, ठीक है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, बट एब्सोल्यूट कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझे लगता है। ठीक है, एट टाइम्स वो भी बोलते थे कुछ और एग्जाम्स की तैयारी करिए, ठीक है, एक्सप्लोर करिए कुछ और चीज़ें। मैं भी करता था, उनकी बात को देख के। वो बैंक्स के लिए बोलते थे ट्राई करो, या आप कोई और अपना मास्टर्स डिग्री करो आगे जाके, ठीक है, कहीं से भी करो। तो कि वो चाहते थे कि इंसान की लाइफ जो है थोड़ी सी ईज हो जाए, ठीक है। ये अब जो हार्डशिप्स हैं, आपने मेहनत करी, नहीं हो पाया, इस बात को खत्म करिए, अब आगे बढ़िए। बट मुझे कहीं ना कहीं गट फीलिंग होती थी कि मेरे को इसी में जाना है, करना है ये चीज़। तो उन चीज़ों को आपको फिर थोड़ा सा ना खुद समझना पड़ता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। वो आप पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, वो आपको सपोर्ट ही करने के लिए बोल रहे हैं। सोसाइटी में, हाँ, 2 टाइप के लोग हो सकते हैं कि एक होंगे कि जो आपका अच्छा चाहते हैं, एंड वो आपको उस वे में सपोर्ट कर रहे हैं। वो भी सेम चीज़ आके आपको घर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको रिलेटिव आए, आपको समझा रहे हैं कि इतने ज़्यादा साल हो गए हैं देते हुए, अब कुछ और देखिए, ठीक है। हम उसको 2 वे में ले सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि ये शायद से मेरा अच्छा नहीं चाहते, इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मेरे इस मैकेनिज्म में। भी वो अच्छा चाहते हैं, उनको लगता है कि ये इंसान की प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है, ये इसको प्रैक्टिकली अब देखना चाहिए, ऑप्शंस देखने चाहिए। वो हम कैसे उनको ले रहे हैं। और कुछ हो सकते हैं मे बी वो कुछ बोलते ही नहीं हैं, कुछ आपको ना सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको कोई अनसपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोलते, आते हैं, बातें करिए, चले गए। तो इस टाइप के लोग होंगे। तो मुझे लगता है कि इंसान को, अगर इंसान के अंदर की करेज, अपना, अगर इंसान को पता है ना मैं क्या करना चाहता हूँ, तो वो इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर फर्क पड़ रहा है तो अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करो कि आपका जो एक ऑरा है ना, वो इतना स्ट्रेंथन अप हो जाए कि आप बाहर की चीज़ें सुनते हो, उसको फिल्टर करते हो और अंदर लाते हो। ये नहीं कि बाहर की बात आई और आपको रात को नींद नहीं आई, ठीक है। तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि उन लोगों से इंटरेक्शन छोड़नी चाहिए। यू शुड इंटरेक्ट विद ऑल द पीपल, उनकी बातें सुननी चाहिए, अंडरस्टैंड करनी चाहिए, बट उसको फिल्टर वे में अपने माइंड तक घुसाना है, ठीक है। जो अच्छी लग रही है वो घुसाई, जो अच्छी नहीं लग रही है वो छोड़ दी। ये भी पता चलता है ना कि समाज में कैसे कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो इस जर्नी में और किसी भी जर्नी में आपको पता लग जाता है कि किस टाइप के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि आगे इंसान की लाइफ में इतने सबके इश्यूज होते हैं, तो वी शुड ट्राई कि हम जितना भी थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करें, एक पॉजिटिव ही विजन दें उसको। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम कोई डिस्कस कर रहा है तो उसको हम सोल्यूशन देने का ट्राई करें, सोल्यूशन प्रोवाइडर बने, रादर देन हम उसकी प्रॉब्लम को 10 फोल्ड प्रॉब्लम करके उसको बेचारे को छोड़ जाएं, एंड फिर वो उसके लिए दिक्कत हो जाए, सोना ही रात को नींद ही नहीं आई।
मैंने किसी ना एक बिजनेसमैन की लाइन सुनी थी, उसमें वो कहते हैं कि हमें एडवाइस जब व्हेन वी आर स्टार्टिंग अप अ बिजनेस तो हमें किसकी राय लेनी चाहिए, द वन हु इज ऑलरेडी रनिंग अ बिजनेस और वन हु हैज़ फेल्ड 2-3 बिजनेसेस। तो उनने कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किसका ये सुना था, तो उन्होंने कहा कि द वन हु हैज़ फेल्ड मैनी बिजनेसेस, क्योंकि उनको पता है जिसने किया है, जिसने अचीव किया है कुछ, तो वो ये कुछ नहीं, आई मीन जिस भी बिजनेस में कि क्या करना चाहिए वो आपको ये बताएगा। लेकिन जो आपने जिसने जो 2-3 बिजनेसेस में नहीं कर पाया, फेल हो गए हैं वो, तो वो आपको ये बताएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक आपसे बहुत एस्पिरेंट को हेल्प मिल सकती है, तो आप बताएंगे कि क्या किसी को नहीं करना चाहिए इन यूपीएससी प्रिपरेशन अपने एक्सपीरियंस से। मुझे लगता है कि हाँ, उन्होंने ठीक बोला है कि बट इसको थोड़ा सा रिफॉर्म वर्जन में बोलूँगा कि आपको उनकी भी एडवाइस लेनी चाहिए जिन्होंने किया, उनकी स्टोरी भी ज़रूर देखिए कि किसी का रैंक 1 आ रहा है, रैंक 10 आ रहा है, उसकी स्टोरी भी देखिए, बट जो नहीं कर पाया उनसे भी सीखने का ट्राई करिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि ये नहीं कर पाया तो इनको तो कुछ पता ही नहीं होगा। ठीक है, बोथ टाइप ऑफ स्टोरीज यू मस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम। अब मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो एक तो है कि हमें प्रोसेस में सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है। हम बुक्स पढ़े चले, एक बुक 2 बुक, हमें लग रहा है नॉलेज कम है, पेपर में हम लिख ही नहीं पा रहे। सब्जेक्टिव पेपर में हम पढ़ के बहुत ज़्यादा चले गए, बट हमने आंसर राइटिंग करी नहीं और हम लिख नहीं पाए। तो पहली गलती तो ये मत करिए। सेकेंडली, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मैंने वो देखे ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है पेपर में पूछते क्या है, बट मैं पढ़े चला हूँ। 2 साल हो गया मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, बट मेरे को यही नहीं समझ आया कि पेपर में पूछ क्या देंगे। ठीक है, अगर वो चीज़ की आपको समझ कम है, क्योंकि जैसे स्टेट पीसीएस में अलग टाइप का थोड़ा पूछते हैं, यूपीएससी में अलग टाइप का पूछते हैं, एंड यूपीएससी का भी जो पैटर्न है वो बड़ा इवॉल्विंग है। जो चीज़ें वो 5 साल पहले 2015 में पूछते थे वैसे टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। 2018-19 में चेंज हो गए थे, अब 18-19 में भी जो आ रहे हैं वो अब नहीं आ रहे हैं 23 में। तो दे कीप ऑन चेंजिंग द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, वो क्वेश्चन चेंज करके। तो वो तो अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, तो वो बहुत लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, तो वो मत गलती करिए। ठीक है, थर्डली, आपको बुक्स ना कम रखनी है, इतनी ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना, बट उनको रिवाइज बार बार करना है। ठीक है, तो रिवीजन पे आप सब बोलेंगे, काफ़ी लोग बोलेंगे कि हमें पढ़ने में तो बहुत मज़ा आता है बट हमसे रिवाइज नहीं होता। हाँ, तो वो तो मतलब नहीं है ना, आप एक पेपर के लिए आ रहे हैं। ठीक है, CSAT का एक पेपर आता है, थोड़ा जो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं उनका थोड़ा सा वीक होता है। अब मैं उनसे मेरी इंटरेक्शन हुई थोड़ी, मैंने पूछा क्यों आप उसमें क्यों नहीं पढ़ते। अब हमारा क्या है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, थोड़ा ठीक इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो हमारा एप्टीट्यूड ना नेचुरली थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि हमने 11th-12th में बहुत प्रैक्टिस करी उस चीज़ की, 10th 11th 12th में। तो हम उस एग्ज़ाम को नहीं पढ़ते, वो हमें अब, बट हम जीएस पढ़ते रहते हैं ना, क्योंकि हमें पता है हमारा जीएस पुअर है, हम उसको पढ़ेंगे। वो भी जीएस पढ़ते रहेंगे, CSAT नहीं पढ़ेंगे, तो ये तो उनकी गलती है। सेकेंडली, अगर मैं किसी को बोलूँगा कि आप मैथ्स को इम्प्रूव करें, वो बोलेंगे हमारा ना 10th क्लास से मैथ्स वीक था, हमें मैथ्स पसंद नहीं था, इसलिए तो हम आर्ट्स में आए थे, बट अब हमसे मैथ्स हो नहीं पा रहा। ठीक है, हमारा मन नहीं करता। तो मेरा ये मानना है कि प्रोसेस में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मन, इमोशंस, ठीक है, इमोशनली अटैच टू द प्रोसेस बट डिटैच एट द सेम टाइम। ठीक है, अटैचमेंट इसके लिए टर्म यूज होती है कि आपको ये नहीं देखना कि मेरा मन क्या कर रहा है, आपको ये देखना है मुझे ये करना है क्योंकि मेरे को एग्जाम क्लियर करना है। तो वो चीज़ें गलतियां करते हैं सबकी, जिसमें मज़ा आ रहा है वो तो बैठे हुए हैं 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, जिसमें मज़ा नहीं आ रहा तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। एंड उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पता लग जाएंगी, सबको पता ही होती हैं कि क्या क्या है। ये बुक्स पढ़िए, ये रिवाइज करिए, आंसर्स लिखिए। ठीक है, सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करिए। ठीक है, एक और चीज़ ये मत करिए कि आप आइसोलेटेड चैम्बर्स में पढ़े चले हैं। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि रिलेटिव कंपटीशन है ना। ठीक है, 700 people are going to get selected या 1000 people are going to get selected। आप ये तो देखिए दूसरा वाला किस लेवल के आंसर लिखता है। मैं ये सोच रहा हूँ मेरे आंसर परफेक्ट है, पर मुझे यही नहीं पता कि दूसरा किस लेवल पे परफेक्शन लेके गया हुआ है। तो इसलिए इंटरेक्ट करिए, दूसरों की भी कॉपीज देखिए, टॉपर की कॉपीज देखिए। हम ये चीज़ें अवॉइड करते हैं, हम सोचते हैं नहीं हमें अपना पढ़ना है, याद करना है, पेपर लिख के आना है, और मैंने बोले अच्छे आंसर लिखे, मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। बट ये चीज़ें तो देखी नहीं कि दूसरे वाले का लेवल कितना जा चुका है, वो कितने अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, उनके आंसर से सीखिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिसपे इंसान को थोड़ा सा ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कि ये चीज़ें ना करें। एंड ये भी है कि सोशल मीडिया से दूर रहना भी चाहिए। ठीक है, पार्टी कल्चर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, एंड
आपको डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी चाहिए जितनी अवॉइड आप कर सकते हैं। अगर आप कोई मैनेज कर पा रहे हैं कोई चीज़ तो करिए, बट अगर आपसे मैनेज नहीं हो रही है तो आपको इस टाइम पे, एंड ये सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है इस एज में, आपको फोकस रहना टुवर्ड्स योर गोल एंड इन सबको अवॉइड करना, दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। चलो, होप दिस हेल्प्स मेनी एस्पिरेंट्स। अब आपकी हमने पूरी स्ट्रगलिंग स्टोरी तो हमने जान ली, लेकिन हम अब जानना चाहेंगे हाउ यू रोज, उसकी कहानी। हाँ जी, तो यही होता है कि उस वक्त ट्वीट वाली थिंग वेंट वायरल एंड उसके बाद आई वाज गिविंग अ पॉजिटिव विजन, में एक पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड कर रहा था जितना ज़्यादा हो सके। मीडिया टॉक्स हो रही थी, सब बोल रहे थे बहुत अच्छा होएगा आपके साथ, ठीक है। आई वाज बिट फेमस एट दैट मोमेंट बट अनएम्प्लॉयड, but unemployed at that moment. Famous but unemployed. I was having fame but I wasn't having any money and anything to sustain to. तो कोई काम नहीं था, सुबह उठ के कोई काम नहीं होता था करने को, तो वो चीज़ चली 2-3 महीने। देन वाया लिंक्डइन कनेक्शन, लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। वहाँ से मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हुई, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सर्विसेज अवार्ड डे में सिविल सर्विसेज को, सिविल सर्वेंट्स को अवार्ड्स दिए जाते हैं। उसका यहाँ पे ऑफिस है DARPG में, सरदार पटेल भवन, न्यू दिल्ली। तो उसमें उसका प्रोजेक्ट उठाया था एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ने, ठीक है, एसकी ने। तो उनके साथ मैंने थोड़ा सा काम किया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, एंड उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिली कि वर्क कल्चर, ठीक है, अच्छे आप ऑफिस में बैठे हैं, एंड वही इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ना, तो सेक्रेटरी सर थे वहाँ पे, अंडर सेक्रेटरी सर, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ऑल यूज्ड टू सिट देयर, और बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती थी। तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई, बट कहीं ना कहीं उस काम को करते हुए मुझे ये फील हुआ कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गेट इनटू पुलिस सर्विस, जो मेरी पहले भी थी। आई वांट टू गो फॉर इट। तो स्टेट सर्विसेज का एग्जाम था, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, मेरा प्रीलिम क्लियर हुआ था, बट मैं मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था। सोच रहा था कि अब इस फील्ड में ही जाएंगे आगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक बार दे देते वापस से। मैंने एक बार प्रोसेस में वापस गया, मैंने 2-2.5 महीने ही पढ़ा होगा, रिवाइज करी सारी चीज़ें एंड आंसर्स लिख के आए। तो वो था कि इतने साल के प्रोसेस प्रिपरेशन से एक फ़ायदा हो जाता है। जैसे आपकी फील्ड में फॉर एग्जांपल आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप चाहे 1 साल के लिए काम छोड़ भी देंगे, आपको कितने दिन लगेंगे उस चीज़ को फिर से अंडरस्टैंड? कम टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेचुरली आपके अंदर वो चीज़ आ चुकी है बड़े सालों से। तो लाइकवाइज मेरे साथ था, इतने साल से पढ़ रहे थे, नोट्स बने हुए थे, जस्ट उनको रिवाइज करना था, थोड़ा करंट अपडेट करके उसको लिखा, क्लियर हो गया मेंस। उसी दौरान फिर मैंने ये बुक लिखनी स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे लगा कि अब टाइम भी है एंड लेट्स डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिपरेशन। तो फेब में ये स्टार्ट करी, अगस्त तक ये कंप्लीट हुई, अगस्त में रिजल्ट आ गया, दिसंबर में पब्लिश हुई है ये अभी इसी साल, अभी दिसंबर 2023। उसके बाद पब्लिशिंग और वो सब में थोड़ा एडिटिंग में काम चलता रहा। तो फिर उसके बाद रिजल्ट आया 22 अगस्त 23 अगस्त 2023 में। तो रैंक 64 आ गया, और मुझे उतना रैंक था कि मुझे पता था मेरे को जो मेरी ड्रीम थोड़ी सी है टू गेट इनटू पुलिस, अब पूरी हो जाएगी। तो उसके बाद अब जस्ट मेरी ज्वाइनिंग होएगी एंड ट्रेनिंग स्टार्ट होएगी थोड़े टाइम में, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब मुझे थोड़ा सा ये है कि आई हैव बीन गुड इन स्टडीज़ पढ़ने में, बट एक वर्क कल्चर अलग है। वर्क काम करना जब आप एक्चुअल जाते हैं आप सोच के, तो उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट वे है, एंड आई होप सो इट गोज इन अ पॉजिटिव वे, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। चलो, अमेजिंग। तो अभी क्या है आपकी फ्यूचर प्लान्स? ऑफ कोर्स नाउ यू हैव जॉब एंड एवरीथिंग, ये तो चलता ही रहेगा, अब सर्व करेंगे हमें हमारी कंट्री को। तो बताइए फिर आगे का प्लान क्या है? अभी तो वैसे प्लान इज दिस ओनली कि 1 साल पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग है, तो अभी तो वही करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली हाँ थोड़ा सा पढ़ाई का इंटरेस्ट है तो वो कंटिन्यू रखेंगे। मे बी आई थिंकिंग कि कुछ आर्ट की फील्ड में कुछ टैलेंट डेवलप किया जाए। अच्छा, आर्ट का क्या आता है? ऐसे कोई टैलेंट नहीं है, बट आई एम थिंकिंग कि कुछ तो एक्सप्लोर, जैसे आपने अभी बताया, इंस्ट्रूमेंट आप एक्सप्लोर करें, या आप कुछ भी एक्सप्लोर करें, कुछ करने का है। ये तो मैं जान चुकी हूँ कि आपको ना सीखने की बहुत इच्छुक है, आपकी नई नई चीजें ट्राई करनी है। दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड। मन है, बट अब कितना पता नहीं, अब कितना टाइम मिलेगा, एंड कोई अगर है भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ अडेप्टेबल टू माय थिंग, अब मुझे नहीं पता है या नहीं है, बट आई विल ट्राई।
तो कुछ ना कुछ मुझे लगता ही है कि इंसान को एक मेन स्ट्रीम जो काम कर रहा होता है एवरीडे, उसके अलावा कुछ ना कुछ करना चाहिए जिसमें आपको अपनी खुशी मिले, अपने लिए थोड़ा सा आप डेवलप भी करें कोई ना कोई टैलेंट को, क्योंकि हमें इंसानों को मतलब कि हम वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। फॉर एग्जांपल बोलना है, गाना है, ये सब चीज़ें मतलब कि हमें नेचुरली ह्यूमंस हैव बीन गिवन ब्लेस्ड विद गॉड। कोई पेंटिंग बहुत अच्छी कर रहा है तो ये सब ब्लेसिंग्स हैं, तो हमें भी अब हम भी आए हैं लाइफ में, हमें भी कुछ एक्सप्लोर करके जाना चाहिए कि क्या पता कुछ है। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट, ये होना ही चाहिए। सो चलो, बहुत मज़ा आया आपके साथ। हम इस कॉन्वर्जेशन को एंड करते हैं। आप जो भी एस्पिरेंट को बोलना चाहते हैं, वॉट एवर मैसेज यू वांट टू गिव। मेरा यही मैसेज रहेगा एस्पिरेंट्स को कि आप जब तक प्रोसेस में हैं उसको जिए, उसको लाइक एक सर्विस में होता है, यू लिव योर सर्विस। लाइकवाइज आप अगर एग्जामिनेशन में हैं, यू लिव योर एग्जामिनेशन, उसमें डे इन डे आउट दीजिए। बैलेंस इट विद योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इज़ प्राइमरी एंड हेल्थ के साथ ही आप वर्क को एनहांस कर सकते हैं। तो वो चीज़ को ध्यान रखिए एंड बी गुड एंड डेवलप एज ए गुड ह्यूमन। If you clear the exam, you serve the country well. If you don't clear the exam, serve the country in a much better way than you imagined even. तो यही मेरा मैसेज रहेगा एंड थैंक यू टू यू एंड योर टीम एंड आई होप योर चैनल ग्रोज वेल एंड इट डू phenomenally and it creates a great aura for the all the YouTube people, all the aspirants, and wishes to you. थैंक यू सो मच। हमें ऑफकोर्स, मुझे एस्पिरेंट्स को तो ऑफकोर्स सीखने को मिलेगा, लेकिन मुझे इस कॉन्वर्सेशन से आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड I'll carry this conversation with me for life, and I'm sure this will help me in many ways. Thank you so much Thank you so अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।